Hello everyone, welcome to my channel Brain Up. Today we will discuss about investment and confluence theory. So this theory was proposed by Sternberg in 2006. रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग जो थे, इन्होंने इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी दी थी. इनके हिसाब से क्रिएटिविटी भी एक तरह की डिसीजन मेकिंग है, जैसा कि इन्वेस्टमेंट में किया जाता है. तो इन्वेस्टमेंट हम हमेशा कैसा करना चाहते हैं जिससे हम लो कॉस्ट पे बाई करें और सेल करें हाई कॉस्ट पे. तो बिल्कुल वैसा ही कुछ डिसीजन हम क्रिएटिविटी में भी करते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग. सो स्टर्नबर्ग गेव दिस थ्योरी टू अंडरस्टैंड क्रिएटिविटी. अकॉर्डिंग टू हिम, creativity requires a confluence of 6 distinct but interrelated resources. और वो resources हैं क्या? अब एक बात समझ लीजिए कि confluence की मीनिंग होती क्या है. confluence की मीनिंग होती है संगम. तो basically creativity requires a confluence of 6 distinct interrelated resources. और वो resources हैं intellectual abilities, knowledge, styles of thinking, personality, मोटिवेशन एंड एनवायरनमेंट. अब हम सभी 6 एस्पेक्ट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इंटेलेक्चुअल स्किल. क्रिएटिविटी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट इंटर रिलेटेड रिसोर्सेज हैं कॉन्फ्लुएंस में, वो ज़रूरी है इंटेलेक्चुअल स्किल. तो इंटेलेक्चुअल स्किल में भी हम 3 तरह के स्किल्स की बात करेंगे, जिसमें पहला है सिंथेटिक स्किल, दूसरा एनालिटिकल स्किल और तीसरा प्रैक्टिकल एंड या फिर इसको हम कॉन्टेक्सचुअल स्किल भी कह सकते हैं. सो विदाउट दीज स्किल्स अ पर्सन कैन नॉट बी क्रिएटिव. तो इसमें सिंथेटिक स्किल का मतलब है कि अगर हम कोई प्रॉब्लम ले तो उसको हम नए तरीके से देखें, ना कि हम पहले की जो कन्वेंशनल थिंकिंग है उसके बेसिस पे हम उसके बारे में सोचें. So synthetic skill is basically to see a problem in a new way and not to see it by conventional method. अब जो सेकंड एनालिटिकल स्किल है वो हमें हेल्प करता है टू रिकॉग्नाइज द आइडियाज़ विच आर वर्थ परसुइंग एंड विच आर नॉट. तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है कि कौन सी आइडियाज़ जो हैं बेहतर हैं और कौन सी नहीं है. तो हम इस स्किल के माध्यम से ये एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि कौन से आइडिया बेहतर हैं और कौन से नहीं हैं. इसके बाद प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्सचुअल स्किल, ये जो है ये बात करता है कि जो भी आइडिया हमने सेलेक्ट किया है वो कितना वैल्यूएबल है फॉर अदर पीपल, कितना वो आइडिया सोशली एक्सेप्टेबल है. ये हम इस स्किल के माध्यम से समझ पाते हैं. अब आपके दिमाग में एक ये सवाल आ सकता है कि क्या मैम एक ही कोई स्किल ऐसा नहीं हो सकता है जिसके द्वारा हम क्रिएटिव थिंकिंग कर पाएँ. तो ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि अगर हम मान लें कि एनालिटिकल स्किल के माध्यम से हमने कोई आइडिया जो है सेलेक्ट किया, तो एनालिसिस में हम बस यही देख पाएंगे कि कौन से आइडियाज़ बेहतर है और कौन से नहीं, लेकिन हम ये नहीं समझ सकते कि वो आइडिया कितना वैल्यूएबल है फॉर अदर पीपल. हम ये नहीं समझ सकते कि वो क्या कन्वेंशनली किसी मेथड को यूज़ कर रहा है या फिर वो उसमें कुछ न्यूनेस है, वो यूनिक है. तो ये बाकी दो जो स्किल्स हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है अलॉन्ग विद द एनालिटिकल स्किल्स. नाउ सेकेंड रिक्वायर्ड रिसोर्स है क्रिएटिविटी के लिए नॉलेज. अब नॉलेज को हम एक स्टोरी के हेल्प से समझने का कोशिश करेंगे. आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस स्टोरी को सुना भी होगा. अब अज्यूम कर लीजिए कि एक बच्चा है जिसका नाम वेद है और उसकी सिस्टर है जिसका नाम वेदांता है. वो दोनों कहीं घूमने जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखता है और सडनली किसी कारणवश वेद उसमें गिर जाता है. अब वेदांता किसी तरह से उसको बचाने की कोशिश करती है और regardless of her age and strength, she is trying to protect her brother. तो अब क्या होता है कि वो किसी तरह से बाल्टी को फेंक कर वो अपने भाई को
पूरी स्ट्रेंथ के साथ खींचने का प्रयास करती है। अब वेदांता के साथ ये सीन होता है कि उसे कभी किसी ने ये नहीं बताया होता है कि उसकी वीकनेस क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। वो उसे बस ये लगता है कि उसे अपने भाई को बचाना है और उसे किसी तरह से उसे ऊपर की तरफ खींचना है। उसे नहीं पता है कि वो खींच पाएगी या नहीं, और इस तरह से वो कोशिश करती है और कोशिश करते करते वो अपने भाई को बचा लेती है। तो इस स्टोरी में हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज है, अगर हमें अपने स्ट्रेंथ की नॉलेज है, तो हम उससे बेहतर कुछ आगे कर पाएंगे। दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं हमारे क्रिएटिविटी में हेल्प करेगा। लेकिन अगर हम अपनी वीकनेस को भी जानते हैं इन द सेम वे, तो हम कहीं ना कहीं उसकी वजह से अपने आगे के काम को प्रभावित करेंगे। दैट मीन्स कि दैट कैन हिंडर योर क्रिएटिविटी। यू कैन नॉट थिंक बिकॉज you know well your weakness. So knowledge can help or can hinder your creativity. अब इसके बाद जो थर्ड रिसोर्स है वो है थिंकिंग स्टाइल। थिंकिंग स्टाइल पर भी ये डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, क्या आप क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं या नहीं, आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं। तो अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मुझे कुछ नए तरीके से सोचना बहुत पसंद है, तो दैट डजंट डिफाइन कि वो एक क्रिएटिव पर्सन है। वो ये बात कह रहा है, पर वो क्या वास्तव में वो सोच सकता है, क्या उसके पास उतना इंटेलेक्ट है, क्या उसकी अपनी थिंकिंग स्टाइल वैसी है, क्या लेजिस्लेटिव स्टाइल से वो सोच पा रहा है या नहीं, तो ही वो डिफाइन कर पाएगा कि उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी हो सकती है। सो थिंकिंग स्टाइल इज़ इक्वली इफेक्टिंग द क्रिएटिविटी। फोर्थ रिसोर्स जो है वो है पर्सनालिटी। तो ऐसे बहुत से रिसर्च हुए हैं जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है, इस बात को सपोर्ट किया है कि पर्सनालिटी के कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो क्रिएटिव फंक्शनिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पर्सनालिटी भी इक्वली अफेक्ट करता है हमारी क्रिएटिविटी को, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी से ही पता चलता है कि क्या आपके अंदर विलिंगनेस है किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने का, या फिर अगर आप उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना चाहते हो तो क्या आप सेंसिबल हो, किसी रिस्क को उठाने के लिए आप विलिंगनेस शो करते हो, कितना आप टॉलरेट कर सकते हो एम्बिग्विटी को, और कितना आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी है। ये सभी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी से डिफाइंड होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिसोर्स है वो है मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी असेंशियल होता है क्रिएटिविटी के लिए। अब आप इस तरह से समझो कि आपके पास सभी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है कि आप उठकर कुछ कर सको, कुछ सोच सको, तो आप एक क्रिएटिव पर्सन कैसे बन सकते हैं। सो मोटिवेशन इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिविटी। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट। फाइनली, अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं तो आपके पास प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ को रिवॉर्ड करे, आपको इनकरेज करे। अगर आपके पास सपोर्टिंग एनवायरनमेंट ही नहीं है तो आपकी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ सकती। एक आर्टिस्ट का बेटा आर्टिस्ट नहीं हो पाएगा अगर उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। यू ऑल मस्ट हैव हर्ड दिस सेइंग कि जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। या फिर हमारे एजुकेशन में इस तरह से इस बात को रखते हैं कि जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। तो एनवायरनमेंट पे आपका लर्निंग, आपका क्रिएटिविटी डिपेंड करता है। अब जो फाइनली हम बात करेंगे कॉन्फ्लुएंस की। कॉन्फ्लुएंस का मतलब है संगम। तो संगम किसका? इन सभी 6 एस्पेक्ट्स का जो कि हम इन्वेस्टमेंट और कॉन्फ्लुएंस थ्योरी में पढ़ रहे हैं। अब कॉन्फ्लुएंस की बात इसलिए की जा रही है कि ये सारे जो 6 एस्पेक्ट्स हैं ये हर एक इक्वल रेशियो में नहीं प्रेजेंट होंगे किसी एक पर्सन में। हो सकता है कि किसी के अंदर एक कंपोनेंट ज़्यादा और दूसरा कम हो। लाइक अगर हम एग्जांपल लें तो हो सकता है कि किसी को अगर एनवायरनमेंट प्रॉपर ना मिले, लेकिन अगर उसे मोटिवेशन अच्छा मिले, अगर उसका स्ट्रेंथ ही हो ये कि उसके अंदर प्रॉपर मोटिवेशन है, प्रॉपर मोटिवेशन के लिए एक एनवायरनमेंट है, तो वो एनवायरनमेंटल कंपोनेंट को कहीं ना कहीं काउंटरएक्ट कर सकता है। इसको हम पार्शियल कंपनसेशन कहते हैं। मतलब कि एक चीज़ को दूसरे ने कंपनसेट कर लिया।
अब एक कंपोनेंट अगर थोड़ा कम है तो सेकंड कुछ दूसरा कंपोनेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है और उसको कहीं ना कहीं से बैलेंस कर रहा है। तो ये एक पूरा संगम है, ये पूरा कॉन्फ्लुएंस होता है इन सभी 6 एस्पेक्ट्स का, जो कि एक पर्सन की क्रिएटिविटी को डिफाइन करते हैं, विच आर वेरी असेंशियल एंड रिक्वायर्ड फॉर अ क्रिएटिविटी ऑफ अ पर्सन। तो ये थी हमारी इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थियरी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, डू कमेंट्स एंड लाइक माई चैनल।